वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश कॉमर्स क्लास। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 20 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट, द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज। एक्रूड इनकम का नेचर कैसा है? ऑप्शन है रिवेन्यू, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। तो व्हाट इज एक्रूड इनकम पहले सीख लीजिए। एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम विच हैज़ बीन अर्न, आपने उसको कमा लिया है बट नॉट रिसीव्ड। विच इनकम हैज़ बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपको मिलनी है तो आपके लिए क्या है? एसेट्स, यानी आपको मिलना है कैश के रूप में, तो इट इज़ एसेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसेट्स। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, according to which concept even the proprietor of the business is treated as creditor of the business। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस का जो प्रोपराइटर है, ऑनर है, उसको हम क्रेडिटर मानते हैं? फर्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एंड नन। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि बिजनेस इनडेफिनिट लाइफ के लिए चलेगा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है कि आपने अपने अकाउंट्स को हर साल अकाउंट्स क्लोज करना है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या फिर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च को अगले साल। तो बिजनेस एंटिटी इज द राइट आंसर, क्योंकि बिजनेस एंटिटी मीन्स बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर एंड ऑल एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी? बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी। तो इसीलिए ऑनर को बिजनेस से सेपरेट माना गया है, इसे बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और बिजनेस में प्रोपराइटर को ट्रीट किया जाता है क्रेडिटर के रूप में। तो आंसर हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर द मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का जो हमें 1 से ज़्यादा साल के लिए अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट देता है? फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन। अब सबसे पहले देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अगर हमें फिक्स एसेट्स एक्वायर करनी है। फिक्स एसेट्स अगर हमें एक्वायर करनी है तो उस पर जितना खर्चा होगा दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी नहीं हो सकता। सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स आपने फिक्स एसेट्स पुट कर दी बिजनेस में, जब फिक्स एसेट्स पुट कर दी तो उसके लिए उसका मेंटेनेंस और रिपेयर खर्चा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स ऐसे खर्चे जो हम एक बार करेंगे लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमने एक बार खर्च करना है और आने वाले हर साल आने वाले शाम पे हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट राइट ऑफ करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ए बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग ए लिमिटेड लाइफ, ए वेरी लॉन्ग लाइफ एंड इनडेफिनिट लाइफ, नन ऑफ द। तो इट इज़ ट्रूथ कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि लाइफ जो बिजनेस की लाइफ है वो इनडेफिनिट लाइफ है, अनिश्चित। नंबर 5, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पार्सली रूल बेस्ड एंड पार्सली प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अकाउंटेंट और जो अकाउंट्स है ये अपनाते हैं अकाउंट्स करने में। नेक्स्ट 6, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू। डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू, अगर हम लायबिलिटी में डिक्रीज कर देते हैं तो किस तरह से अकाउंट इक्वेशन में इसको इक्वल करेंगे? डिक्रीज इन वन एसेट्स, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, और आइदर ए और बी। तो दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें अकाउंट इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल चाहिए तो अगर एक साइड लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी लायबिलिटी को हम इंक्रीज कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा हमारा टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। और दूसरा है डिक्रीज इन वन एसेट्स, अगर हम डिक्रीज करते हैं लायबिलिटी साइड में तो एसेट साइड में भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वल अकाउंटिंग बैलेंस शीट इक्वेशन इक्वल आएगी। तो आंसर हो जाएगा आइदर ए और बी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन। अब देखिए व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, सो इट इज नॉट रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट इज नॉट पर्सनल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज सैलरी अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। बट क्वेश्चन इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो जब भी नॉमिनल अकाउंट में कोई भी प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लग जाता है तो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो आंसर इज पर्सनल अकाउंट।
नेक्स्ट, ट्रांसफ़र वाउचर आर प्रीपेयर्ड टू रिकॉर्ड। ट्रांसफ़र वाउचर में प्रीपेड किया जाता है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, या ए एंड बी बोथ, या नन। तो ट्रांसफ़र वाउचर्स आर फॉर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट मीन्स नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, एंड कैश ट्रांजेक्शन फॉर द कैश वाउचर। 9. What type of ledger accounts are not carried forward to the next year? What type of ledger account? कौन से लेजर अकाउंट्स हैं जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। देखिए, जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं ये ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में शो हो जाते हैं और अकाउंट क्लोज हो जाता है, बट पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट बैलेंस शीट में शो होते हैं और हर इनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो आंसर इज नॉमिनल अकाउंट नॉट कैरी फॉरवर्ड, इट इज़ ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी खर्चे होंगे डायरेक्ट वो ट्रेडिंग में जाएंगे और इनडायरेक्ट खर्चे पीएल अकाउंट में जाएंगे। नेक्स्ट है 10. इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न दैम ही विल प्रिपेयर। क्या बनाएगा परचेजर अगर गुड्स रिटर्न करता है? तो अपने उस अमाउंट से गुड्स अमाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, तो बनाएगा क्रेडिट नोट। नेक्स्ट 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है बच्चों? जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स क्या हमारे सप्लायर से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नॉट पूछा गया तो क्रेडिटर्स इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, फर्स्ट आंसर है। टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन होता है जो बिजनेस के लिए दिया जाता है। डिवेंचर्स हैं, कंपनी जब भी लोन लेती है तो डिवेंचर इशू करती है, इसमें पर्टिकुलर फिक्स राइट इंटरेस्ट देती है, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है जो बिजनेस अपने जो उसका जो क्रेडिटर है, बिजनेस का जो ऑनर है वो क्या करता है उसको वापस करना पड़ता है, तो दैट इज इंटरनल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म। डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन, टर्म लोन लॉन्ग टर्म, बट क्रेडिटर्स इज शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी। 12th. विच ऑफ द फ्लोइंग आर गुड्स? मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, फर्नीचर परचेज फॉर सेल, बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय बुक सेलर, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट, मशीन मैन्युफैक्चर फॉर सेल, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मशीन की उसे सेल करने के लिए, दैट इज गुड्स। फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं सेल के लिए, दैट इज गुड्स। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय बुक सेलर, ये भी गुड्स है। तो सारे के सारे आपके गुड्स माने जाएंगे क्योंकि जिसमें हम डील करेंगे दैट इज गुड्स। नेक्स्ट 13. परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। अब परचेज किससे रेफर करता है? किस क्या खरीदने पर परचेज होगा? स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, नो इट इज एक्सपेंसिव। एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, इट इज एसेट्स। गुड्स फॉर रिसेल, दैट इज जो गुड्स रिसेल के लिए होंगे दैट इज परचेज रिगार्डिंग टू। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो गया गुड्स फॉर रिसेल। नेक्स्ट 14. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने को क्या कहा जाता है? जर्नलाइजिंग, नो। जर्नलाइजिंग बोला जाता है जब हम जर्नल एंट्री करते हैं जर्नल में। पोस्टिंग इज द राइट आंसर बिकॉज जर्नल से जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे दैट इज ट्रांसफर करेंगे दैट इज पोस्टिंग। बैलेंसिंग है कॉस्टिंग नॉट। नेक्स्ट 15. स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, तो दैट इज करेक्ट आंसर। हम स्टॉक को हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी लोअर होगा उसमें शो करते हैं, तो आंसर इज फर्स्ट राइट, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 16. अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर। हर साल हम एक जैसा मेथड अपनाएंगे, कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट है? फर्स्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट, सेकंड फुल डिस्क्लोजर, थर्ड मेटेलिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज राइट आंसर क्योंकि कंसिस्टेंसली हम एक ही मेथड को हर साल अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। 17. इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। हम इनकम को मेजर करते हैं किस बेस पे? फर्स्ट मैचिंग कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट एंड नन। कॉस्ट कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट नॉट, बट मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये है कि हम रिवेन्यू जब करेंगे, हम जिस ईयर में जिस अकाउंटिंग ईयर में रिवेन्यू करेंगे उसी से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस उससे मैच करने होनी चाहिए। यानी कि जब हम इनकम निकालेंगे तो हमारा रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड ईयर से होनी चाहिए, तो मैच करके भी, तो मैचिंग कंसेप्ट से ही हम अपना इनकम मेज़र करते हैं, तो आंसर इज मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, एसेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़ मे बी वैल्यूड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बोथ ए एंड बी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ऐतिहासिक लागत पर ही हम एसेट्स को शो करते हैं अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज
ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि जब हम अपने सारे अकाउंट्स बना लेते हैं तो साल के लास्ट में हम सभी का बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को हम ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस प्रकार से जो बैलेंस शीट में आइटम्स हैं, जितने भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है, वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। उनका बैलेंस ही हम अगले साल ले जाते हैं। तो वो कब ले जाते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो ओपनिंग एंट्री हम ले आते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट है लास्ट, सेल इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू। हम सेल को कब मानते हैं कि वो रिवेन्यू है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर इनटू? नो, एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज। जब भी हम परफॉर्मेंस या पॉइंट ऑफ सेल पे जब भी हमारी सेल रिकॉग्नाइज होगी, जब एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस सर्विसेज। तो दैट इज आंसर बी। तो वी हैव डिस्कस द 20 पॉइंट्स वन बाय वन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और नेक्स्ट हम लेंगे नेक्स्ट MCQ अगले पॉइंट्स के साथ और पॉइंट्स लेंगे ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। थैंक्स।